हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका एलपीपी प्रॉब्लम, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो बेसिक किया था, अब वो बेसिक को इस क्वेश्चन के अंदर पहले अप्लाई करना है और फिर ये जितने भी फंक्शन दे रखे उसका सॉल्यूशन निकालना और फिर उसके ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन जो है आपका वो बुक्स में से ही है और अप्रैल 2012, आपका अप्रैल 2012 का जो यूनिवर्सिटी का पेपर था उसमें से क्वेश्चन पूछा था। ये मतलब उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको जो यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन है वही लगभग करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, ग्राफ आपको कोई ऐसा नहीं कि 50-60 ग्राफ करने की कोई ज़रूरत है। आप 10 ग्राफ अपने हिसाब से अच्छे से मतलब सीख लो, उसमें एरिया कैसे डिफाइन करते हैं वो सीख लो। ठीक है, बस इनफ है। फिर आपको ऐसा नहीं कि मतलब अब बुक्स में देखोगे तो कितने सारे ग्राफ है, उतने सारे ग्राफ बनाने के लिए अभी आपके पास टाइम हो तो कर सकते, लेकिन मेन चीज़ है उसका बेसिक सीखना है। ग्राफ तो आपको एग्जाम में कुछ भी नंबर्स देके भी पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पहले करना क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, ये अप्रैल 2012 के पेपर का है। ठीक है, अप्रैल 2012 के पेपर का है। ओके, अब देखो करना क्या है। आपको यहां पर बोला गया है कि मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज। ओके, मतलब आपका जो आंसर आना चाहिए वो मैक्सिमम का आना चाहिए। ठीक है, और आपका जो z है उसको मैंने लास्ट टाइम पर जब आपको बेसिक करवाया था तभी बता दिया था कि z जो है वो कौन सा फंक्शन होता है? ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपका है 20x1 प्लस 10x2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है। वो जो भी है वो आपको क्वेश्चन में देके रखेंगे। मतलब मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज का देके रखेंगे, मैक्सिमाइज करना हो तो मैक्सिमाइज का। ठीक है, यहां पर मैक्सिमाइज करना है तो ये मतलब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको मैक्सिमाइज करना है ये। ठीक है, ये मैक्सिमाइज करना। चलो आगे बढ़ते। अब आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर कंडीशन दे दे, जिसमें आपको एक बेसिक कंडीशन तो ये तो हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब x1 और x2 की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। फिर आपको यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या दे रखा है? देखो 3x1 प्लस x2 और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आ गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पर भी कि इन इक्वलिटी है कि 30 से ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा तो ये मतलब इक्वलिटी नहीं है। तो आप इसको पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे, तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे तो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30 कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इधर x1 लिख दो, इधर x2 लिख दो। यहां पर x और y के जगह x1 x2 है। ठीक है, वो मतलब वेरिएबल तो चेंज होता रहता है। मतलब यहां पर वेरिएबल आप x1 x2 लो या x और y दे, मतलब कुछ भी देंगे, हमें दो वेरिएबल चाहिए, वो दो वेरिएबल आपके पास है। अभी यहां पर आपको काम करना है कुछ इस तरीके से। मैंने आपको बताया ऐसे वैल्यू बताने निकालनी सिखाई थी। क्या वैल्यू सिखाई थी? कि अगर आपके पास 30 रुपए है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, आपके पास 30 रुपए है, तो आप दो चीज खरीद सकते हो, या तो x1 या तो x2। अगर आप सोचो कि यहां पर x1 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, x1 की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, यहां पर x1 की वैल्यू 0 रख दूं, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। सोचो, ये x1 की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और चलो ऐसे x2 की वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं, मतलब x2 और ये x1 लिख दूं, तो अगर इसकी वैल्यू को 0 कर दूं तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी? 10 बनती है। 10 बनती है, चेक कर लो, 10 बनती है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं तो ये जो इसके मल्टीपल में जो 3 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है,
अदरवाइज देखो आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कैलकुलेटिव फॉर्म के अंदर। मतलब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख दो तो 0 इंटू 30 और x2 इक्वल टू 30, तो ये x2 की वैल्यू सीधी 30 हो जाएगी। मतलब आपने इसकी वैल्यू 0 रखी तो इसकी वैल्यू 30 आ गई। डन। फिर आपको यही कामकाज वापस करना है दूसरे के लिए। मतलब x1 प्लस x2 यहाँ पर 3 है और इक्वल टू 30। अगर मैं इसकी वैल्यू अभी 0 रखूँ, इसकी वैल्यू, तो आप देखो 3x1, तो ये 3x1 और ये जो है 30, और x1 इक्वल टू 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। यहाँ पर 10 आ गया। समझे बात को? तो ये तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ये मतलब इतने भी मतलब बच्चे नहीं रहे कि ये कैलकुलेशन अभी आपको मतलब लिखनी पड़ती है, ओरली कर सकते हो। ठीक है, आपके पास मतलब इतना तो नॉलेज अभी होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अब देखो सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फंक्शन क्या है। तो सेकेंड फंक्शन आपके पास देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था। तो देखो क्या आया, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 40। अब इसको वापस इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, और यहाँ पर x1 और x2 लिख के आप बताओ क्या आंसर होने वाला है। वापस देखो एक ही काम है। अगर आप यहाँ पर 40 है, आपके पास यहाँ पर 40 है, ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखो तो x2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 रखो तो x1 की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 40। ठीक है, देखो ये सिंपल है। इतना तो मतलब आपको पता होना ही चाहिए फॉर्मूला सॉल्व करना। मतलब आपने टी तक स्टेट किया है तो फिर तभी लिया होगा टी तक स्टेट कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता होगा ये सब चीज़ों को। ये आपका 60 हो गया। ठीक है, ये तीसरा फंक्शन था। अब ये जो तीसरा फंक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है, पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट कर दिया, एक सेकेंड, ये कन्वर्ट हो गया। और ये x1 और x2 ये 0 हो गया ना, ये 0 हो गया तो वो आंसर कितना हो जाएगा, आप सोचो। थोड़ा मतलब देखो, थोड़ा दिमाग पर भी जोर डालो। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ मैं लिख रहा हूँ उसको ही देखते रहो पिक्चर की तरह। ठीक है, 20 हो जाएगा और ये जो है वो 0 हो जाए तो ये 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। कंप्लीट। तो ये आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। ओके, तो इस तरीके से पहले आपको बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको इस तरीके से सॉल्व कर देना, जितने भी फंक्शन हो गए। ठीक है, मैक्सिमम देखो एग्जाम के अंदर 3 या 4, ठीक है, देंगे ही देंगे। ठीक है, 3 तो ले देंगे। मतलब इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि इसे कई बार 7 या 8 मार्क का ग्राफ होता है, तो मतलब इतना भी इजी नहीं होता कि आप मतलब 2 फंक्शन में मतलब सॉल्व करके आ जाओ। एटलीस्ट 3 होता है। फिर आपके ऊपर नसीब, मतलब आपका नसीब अगर अच्छा हो तो यूनिवर्सिटी मतलब कैसे पूछती है उसके ऊपर डिपेंड हो जाता। अब देखो करना क्या है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे क्या करना है। वो आपको ये x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया। ठीक है, मतलब ये लाइन x2 लाइन हो गई। ठीक है, अब ये तो मतलब आपको पता होगी x1 और x2। अब देखो करना क्या है, आपको यही देखना है कि x1 की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहां तक जा रही है। x1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, x1 के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहां पर जा रही है। अब देखो आपकी x1 की जो वैल्यू है वो देखो कितनी है। देखो पहले में 10 है, दूसरे में 40 है, तीसरे में कितनी है, 15 है। मतलब x1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, 40 तक जा रही है। ओके, और x2 की मैक्स टू मैक्स वैल्यू कहां तक जा रही है, आप देखो खुद जा रही है 30 तक। ठीक है, देखो यहां पर 30 तक जा रही। मतलब हमें अपना ग्राफ जो है ना वो इधर तक तो लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें हमारा जो ग्राफ है
वो x1 पे 40 तक तो लेके जाना ही बनता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर 40 तक लेके जाता हूँ। देखो ये x1 की लाइन हो गई और यहाँ पर 5-5 का ग्रुप बना दूँ, जैसे ये 5 हो गया, ठीक है, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये कितना हो गया 20, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 30। क्या ये चलेगा? आप खुद सोचो। देखो एग्जाम में कोई इसका कोई परफेक्शन नहीं होता कि आपको हमेशा हर ग्राफ के अंदर इसी हिसाब से वैल्यू लेनी है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ एक एवरेज लेवल पे बने, बहुत छोटा भी ना बने और बहुत मतलब बड़ा भी ना बने कि आपका मतलब लाइन आप ठीक से बना ना पाओ। तो आप देखो तो ये तो बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2-2 का गैप छोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ ये 5 हो गया, फिर 5 के बाद ये 10 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 5 हो गया, ये 10 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 15 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया ये 20 हो गया, फिर यहाँ पर ये 25 और यहाँ पर ये 30, यहाँ पर ये 35 और यहाँ पर ये 40। ठीक है, तो अच्छा खासा ग्राफ बनना चाहिए ताकि आपको वैल्यू एकदम सही सही परफेक्टली मिले। और ऐसा ही काम हमें यहाँ पर करना है x2 पर। मतलब यहाँ पर मैंने ले लिया 5, फिर मैंने ले लिया 5 के बाद 10, ठीक है, मैंने उसके बाद ले लिया 15, 15 के बाद मैंने लिया 20, ठीक है, फिर 20 के बाद यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है 25 और ये 25 के बाद मैंने कंसीडर कर दिया 30 को। ओके, शायद इससे ज़्यादा जा भी नहीं रहा है x2 पे, तो आप उससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, देखो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना क्योंकि ग्राफ बहुत मतलब एक स्क्रीन पे इतना नहीं आता है। ओके, चलो अब देखो करना क्या है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने आने चाहिए। मुझे बताओगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो कौन सा पॉइंट है, मुझे ये बताओगे। पहले मुझे आपको पॉइंट सिखाना है, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है ग्राफ बनाना ही नहीं आता और आधे तो मतलब नॉलेज ही नहीं होता ग्राफ में ये पॉइंट को क्या बोलते। देखो ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को देखते हैं ना तो सबसे पहले x1 को बोलते हैं। पहले हमेशा x होता है, फिर जाके y होता है। तो ये x1 होता है, फिर y होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास y वेरिएबल नहीं है, हमारे पास वेरिएबल है x2, तो हम यहाँ पर x2 बोलेंगे। मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या नाम दे सकता हूँ, नंबर क्या दे सकता हूँ, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसकी वैल्यू हो सकती है, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 20 है। बात आई समझ में? ये पॉइंट को मैं आप पॉइंट ढूंढना सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट ढूंढना ही नहीं आता। अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सा पॉइंट है तो क्या नंबर दे सकते हो, मुझे बताओगे आप क्या नंबर दे सकते हो? इस पॉइंट का नंबर क्या होगा, इस पॉइंट का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर 20 है तो ये 20 हो गया और यहाँ पर ये 10 है तो ये 10 हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, पॉइंट ढूंढना है। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कौन सा पॉइंट है, तो देखो x1 पर भी 10 है और x2 पर भी 10 है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर ये 20 वाला पॉइंट है x1 पर और x2 पर ये भी 20 है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो चलो सर ये कौन सा पॉइंट है, तो ये सर 15 है x1 पे और फिर 20 है। मतलब समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? आपको हमेशा पहले x1 देखना है और फिर दूसरा होगा x2, या तो x या तो y। ठीक है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो ये आपका पॉइंट ढूंढने का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यही पॉइंट को आपको यहां पर ढूंढना है, ध्यान से देखना। यहां पर आ जाओ, देखो सबसे पहला ये वाला क्या वैल्यू है, यहां पर वैल्यू क्या है, मुझे जरा वैल्यू कोई बताओ, क्या वैल्यू है? x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 0। तो x1 पर जब 0 होता है तो x2 पर क्या है 30। अगर इसका पॉइंट अगर मुझे डिफाइन करना है तो कहां डिफाइन करूंगा, मुझे बताओगे कहां डिफाइन करूंगा? x1 पर जब 0 होता है ना तो x2 पे 30 होता है। इसका कहने का मतलब ये, कहां डिफाइन करूंगा इस पॉइंट को मैं, बोलो।
देखो ये x1 पर 0 है, तो ये x2 पर 30 है। ये रहा पहला पॉइंट, मैं यहां पर डिफाइन कर सकता। समझ में आया बात को? ये x1 पर 0 था तो x2 पर 30 था, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कौन सा है? x1 पर, पहले देखो x1 देखना है, x1 पर 10, तो x2 पर क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो चलो यहां पर पॉइंट डिफाइन करते हैं। क्या पॉइंट होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए आपके हिसाब से? x1 पर क्या था? 10, तो ये x1 पर 10 और x2 पर 0, तो 0 ये रहा, तो मतलब यही पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पॉइंट कहां पर आ गए, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में भी पॉइंट आएंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है, चलो पहले 10 है और फिर यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर 10 और 30 का पॉइंट क्या कहां पर आ जाएगा? ये रहा, ये यहाँ पर आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी वो कैलकुलेशन पर। ठीक है, वो आपकी जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, चल देखो अब ये तो पॉइंट बन गए, मतलब आपके सामने दो पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन के थे ना, वो एक ही फॉर्मूला के थे, तो हर एक फॉर्मूला के दो पॉइंट बना के आपको क्या करना है? उसके कनेक्शन कर देनी है, ऐसे इस तरीके से उसको जोड़ देना। देखो मैं बताता हूँ, इसको इस तरीके से परफेक्टली जोड़ना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपका एकदम परफेक्टली यहां से यहां तक मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने आपका यहां पर जोड़ दिया। ओके, ये आपका जोड़ दिया, कंप्लीट। तो इस तरीके से पहले एक लाइन ड्रॉ करनी। अब देखो मैंने आपको लास्ट टाइम पर बेसिक ही सिखाया था, उसमें मैंने बोला था कि हर एक लाइन बनाने से दो भाग बनेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब ये वाला भाग राइट है या ये वाला राइट, वो देखना है, और इसकी ही सबसे बड़ी मगजमारी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, पहले सारी लाइन बना देते हैं और फिर वो खुद ही कंफ्यूजन में होते हैं कि अब कौन सा एरिया सिलेक्ट करो। ये गलती किया तो फिर मतलब आपको ग्राफ कभी सही होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, जैसे पहली लाइन बनाओगे, जैसे फर्स्ट लाइन बनाई ना, वैसे ही डिसाइड कर लो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड का एरिया। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम पर जो मैंने आपको बेसिक सिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये देखना होता है कि जो पहली लाइन जो है आपकी, मतलब यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन जो है उसका क्या बोल रहा है, ये ग्रेटर देन बोल रहा है ना, ये क्या बोल रही है? ग्रेटर देन है। देखो आप ध्यान से देखो, 30 से ग्रेटर देन है ये, आप देखो 30 से ग्रेटर देन है, तो 30 से ग्रेटर देन मतलब कौन सा एरिया होना चाहिए? 30 से ग्रेटर देन है, आप देखो यहाँ पर 30 से ग्रेटर देन, तो 30 से ग्रेटर देन मतलब कौन सा एरिया आना चाहिए? तो ये बाहर का एरिया आना चाहिए, मतलब ये जो लाइन बनाई ना उसके आउटर साइड का जो एरिया है वो आपका करेक्ट एरिया, मतलब इस एरिया में कुछ भी नहीं आना चाहिए रॉन्ग, समझे? इस एरिया में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये एरिया में कुछ नहीं आना चाहिए, ये एरिया रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एरिया रॉन्ग हो जाएगा, वो बाहर का एरिया करेक्ट एरिया है। कंप्लीट, पहले ये हो गया। अब ऐसे ही मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा दूसरे के लिए, मतलब मैं इसके लिए दूसरी लाइन बना रहा हूं। ठीक है, इसके लिए, अब इसके लिए मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा। क्या पर है, यहां पर क्या पॉइंट है, यहां पर क्या पॉइंट है? x1 पर 0 है और x2 पर 20 है, तो x1 पर 0 है और x2 पर 20 है, तो देखो x1 पर 0 है और x2 पर 20 है, तो यहां पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और दूसरा क्या पॉइंट था? तो दूसरा पॉइंट था x1 पर 40 है और x2 पर 0 है, तो देखो x1 पर 40 ले लो, तो x1 पर 40 कहां पर है? ये रहा, x1 पर 40 ये रहा, और x2 पर 0 मतलब यही लाइन यहां पर ही आ जाएगी। अब इसको भी आप लाइन ड्रॉ कर दो।
ठीक है, मतलब देखो हर एक फॉर्मूला की एक लाइन बनेगी, आपके पास 3 फॉर्मूला है तो 3 लाइन बनेगी बनेगी। ठीक है, आपकी जो ग्राफ में प्रेजेंटेशन के लिए 3 लाइन कंप्लीटली बनेगी। चलो ये आपका हो गया परफेक्ट लाइन, हो गया कंप्लीट। सवाल ये है कि यहां पर भी दो भाग पड़ गए, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो कौन सा एरिया करेक्ट रहेगा, मतलब कौन सा एरिया सही मान सकते हैं। तो देखो कौन सा एरिया सही मान सकते हैं इसके लिए, तो यहां पर 40 के आगे क्या है, 40 के आगे क्या है, लेस देन है। तो लेस देन है, तो 40 के आगे जो लेस देन है तो उसके लिए मैं यहां पर लेस देन कर दूंगा तो ये अंदर आएगा। ठीक है, मतलब ये बाहर का एरिया रॉन्ग हो गया, बाहर का एरिया क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आप दोनों लाइन को कंपेयर करते हो ना, दोनों लाइन को एक साथ देखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सा एरिया परफेक्ट बैठता है, ये बीच वाला। आप चेक करो, दोनों लाइन को कंपेयर करो, तो ये जो बीच वाला मैंने राइट किया ना, वो एरिया एकदम परफेक्ट बैठता है। ठीक है, वो एरिया एकदम परफेक्ट बैठता है। हो गया। अब तीसरी लाइन भी बना देते हैं, एक सेकेंड, ये वाले, ये देखो तीसरी लाइन में क्या करना। तीसरी लाइन के अंदर आपके पास क्या फॉर्मूला है, 0 है और 20 है, और फिर 15 और 0 है। तो देखो यहां पर पहले 0 और यहां पर 20, मतलब यहां पर ही एक दूसरी लाइन आ गई, और फिर 15 और 0 था, मतलब यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखते हो तो 15 और 0 था और वहां पर 0 और 20 था। ठीक है, तो ये इसकी लाइन बनाने के लिए हमें वापस स्केल लेनी पड़ेगी और फिर इसको ज्वाइन कर दो। चलिए, तो ये ज्वाइन हो गया यहां पर से यहां तक। ओके, और फिर यहां पर लेस देन या ग्रेटर देन, वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो सवाल ये था कि यहां पर कौन सा था, लेस देन था या ग्रेटर देन था। देखो ग्रेटर देन, 60 से ज्यादा है, तो ग्रेटर देन है, तो आप यहां पर बाहर का एरिया जो है उसको करेक्ट बोलोगे, यहां से बाहर का एरिया। मतलब देखो ये लाइन से इस साइड का एरिया ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचो कि आपने 3 लाइन बना दी, उस तीनों लाइन को अगर एक साथ मतलब मिलाते हो तो कौन सा एरिया एकदम परफेक्टली पॉसिबल बैठता है, कौन सा एरिया पॉसिबल बैठता है, बोलो। ये एरिया पॉसिबल बैठता है, मतलब देखो यहां से अगर आप देखते हो तो ये आपका एरिया पूरा परफेक्टली बैठता है। ठीक है, ये एरिया आपका एकदम परफेक्ट बैठता है। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी डार्क किया वो एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है वो आपका एकदम परफेक्टली बैठता है। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्या करना है, ये जो एरिया आप बनाते हो उसको मतलब इस तरीके से लाइनिंग कर देनी आपको। ठीक है, मैंने तो मतलब कलर कर दिया, आप मत करके जाना ऐसा, आप लाइनिंग कर देना ऐसा। ठीक है, समझ गए होंगे बस। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये जो बीच में जो एरिया बने ना उसके कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करना है। कॉर्नर मतलब देखो पहला कॉर्नर यहां पर एक, दूसरा कॉर्नर यहां पर है, तीसरा कॉर्नर एक यहां पर है, और चौथा कॉर्नर एक यहां पर है। तो आपके पास जो कॉर्नर बने ना उस कॉर्नर को आपको देख देना है, जैसे ए बी सी और यहां पर डी, समझे। तो ये कॉर्नर को आपको सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से ये कैंसिल करवाया। ठीक है, बाकी आप इतने की ज़रूरत नहीं है। ओके।
चल रहने दो उसको। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है वो आपके लिए एकदम परफेक्टली रहेगी। ये जो आपका एरिया है उसको हम फिजिबल एरिया बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एरिया बोलेंगे? फिजिबल एरिया। और ये एरिया के चार पांच मतलब हो सकते हैं, चार कॉर्नर बने, तीन भी बने, कभी पांच भी बन सकते हैं। उस कॉर्नर पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, चार भी बने, तीन भी बने। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइन बनेगी उस हिसाब से कॉर्नर बनते जाएंगे। तो आपको ए बी सी डी जो है वो आपके कॉर्नर बन गए। मतलब आपका जो एरिया है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, एरिया ए बी सी डी। ठीक है, उसमें क्या होगा? ए, ठीक है, उसमें क्या होगा? आपको ए फिर बी फिर सी और फिर डी। एरो करना है, हाँ, ये जो एरो है ना वो करना है आपको। ठीक है, एरो नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। यहाँ पर जो एरो है वो आपको करना बनता है। ठीक है, ये जो एरो है वो आपको करना पड़ेगा। जो लेस देन ग्रेटर देन के एरो है ना वो आपको बताने पड़ेंगे। अगर एरो नहीं बताओगे तो वो सही नहीं होता। ठीक है, एरो कंपलसरी है, बताने चाहिए। ठीक है, उसके बिना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस हिसाब से मतलब आप कहाँ पर जा रहे हो। ओके, क्योंकि एरो नहीं बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लेस देन मतलब कौन सा एरिया। और ध्यान रखना, एरो जैसे आप लाइन बनाते हो ना वैसे ही एरो बना देना। ठीक है, एरो जैसे लाइन बना। अरे यार बताया तो सही यार, लेस देन पे कौन सा एरो होता है यार, ग्रेटर देन पे कौन सा एरो होता है यार। ये बताया तो है, ये देखो ना, ये क्या है मतलब, ये देखो ना। मतलब अगर इस तरीके से लाइन बनी है आपकी और ये लेस देन है तो अंदर की तरफ एरो आएगा। और मतलब इस तरीके से लाइन बनी है और ग्रेटर देन है तो बाहर की तरफ एरो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये ए बी सी डी का जो पॉइंट है वो आपको डिफाइन करना है। अब देखो ये ए बी सी डी के जो पॉइंट है वो कैसे निकालने, ध्यान से कैसे निकालने। वो यहाँ पर जो टच हो रहा है ना वो कौन से पॉइंट पे टच हो रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पर जो टच हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे टच हो रहा है। देखो जैसे बी का तो एकदम क्लियर कट पता चल जाता है। आप बी का आंसर देखो तो बी का क्या आंसर आ सकता है। तो बी में देखो 40 पे टच हो रहा है और जब इधर 0 होगा मतलब x1 40 होगा तो x2 क्या होगा? 0 होगा। अगर सी की बात करें तो सी पे क्या होता है? 15 और 0। ठीक है, सी की बात करें तो 15 और 0, वहां पर 40 और 0। तो देखो बी और सी की तो बात हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर बी है 40 और 0 और यहाँ पर ये 15 और 0 है। ठीक है, बात रह गया तो मतलब ए का। ठीक है, तो ये जो ए का है उसका आंसर क्या होगा और डी का आंसर क्या होगा? मतलब ए का क्या आंसर होना चाहिए, डी का क्या आंसर होना चाहिए। आप देखो थोड़ा अप्रोक्स देख लो। ए में आप देखो पहले x1, तो आप चलो मैं थोड़ा जूम करता हूं। देखो क्या लगता है मतलब यहाँ पर कौन सी लाइन पे टच हो रहा है? ये वाली लाइन पे टच हो रहा है, देखो। ठीक है, ये वाली लाइन पे टच हो रहा है। तो आप 5 से पहले मतलब 4 बोल सकते हो। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो मतलब यहाँ पर 4 होगा। और यहाँ पर जो टच हो रहा है वो आई थिंक आप देखो 15, ये 16 होता है, ये 17 होता है और ये 18 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 18 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मतलब क्या कर लो, वैल्यू रख दो। मतलब 4 और 18, तो यहाँ पर मैं ए के सामने 4 और 18 रख देता हूँ। यहाँ पर मैं ए के सामने 4 और 18 रख देता हूँ। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर ढूंढना है डी की वैल्यू। डी में क्या होगा देखो, जूम करके देखो क्या होता है। यहाँ पर 5 के बाद लगभग है ना, यहाँ पर 6 आ रहा है। तो यहाँ पर एक तो 6 आ रहा है, दूसरा क्या होगा? दूसरा लगभग 10 के बाद मतलब 10 से आगे 9। ओके, मतलब 10 से आगे 11 और ये 12 12 हो सकता है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर ऐसे वैल्यू, मतलब ऐसे वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, मतलब यहाँ पर 6 और 12 आ सकते। और फिर आपको क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना था, जेड वाला, ये रहा 20x, ये जेड फंक्शन था ना, 20x1 प्लस 10x2। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है 20x1 प्लस 10x2। और क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो 20 के आगे मतलब यहाँ पर 4 लिख दो और प्लस 10 करके 18 लिख दो। यहाँ पर 20 के आगे 40 लिख दो और फिर 10 करके 0 कर दो, 0 आएगी। यहाँ पर 20 के आगे 15 कर दो और मतलब 10 करके यहाँ पर 0। यहाँ पर 20 और यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 10 और इंटू 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पहले में तो 80 और ये 180 आ जाएगा, 800 और यहाँ पर 300, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये 120 और ये भी 120। यहाँ पर कितना होगा, 260, ये 800, ये 300 और ये 240। आपको क्या ढूंढना था, मैक्सिमम ढूंढना था। तो यहाँ पर 4 वैल्यू आई, 4 में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम दे रही है आपको, बी। मतलब आप यहाँ पर अपना आंसर लिख दोगे एट x1 इक्वल टू 40 एंड x2 इक्वल टू 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज। ओके, ये आपका आंसर हो गया कि आप यहाँ पर लिख दोगे और मैक्सिमाइज जो होगा वो कितना होगा, 800 का, 800 आंसर आएगा आपका। हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है।